गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। तो जो अगस्त 30 होता है उस दिन जो है इंडिया में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे को सेलिब्रेट किया जाता है। जो हमारी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको हम सोसाइटी में एक तरह से हम उनकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये कब से मनाया जा रहा है? जब से जो है द ईयर 2000 तब से जो है हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज निकाला था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। तब से जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ने डिसाइड किया कि हर 30 अगस्त तारीख को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे जो है वो मनाया जाएगा। तो अब इंडिया में स्मॉल इंडस्ट्री का जो है वो बहुत बड़ा रोल है हमारी इकोनॉमी में। ऑलमोस्ट 6.3 करोड़ जो है वो हमारे एमएसएमईज़ हैं और इनका एक्सपोर्ट में 45% का कंट्रीब्यूशन है। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो उन्होंने जो है वो एक तरह से यहाँ पर आपको जो है वो कंपाइल करके दे दिया कि हमने क्या क्या रिसेंट स्टेप्स लिए हैं ताकि जो है एमएसएमईज़ जो है वो अच्छे से फंक्शन कर सके। पहला तो अभी आपको याद होगा जून 2020 में एमएसएमई की डेफिनेशन भी चेंज कर दी है। ये नीचे मैंने आपको टेबल बना के दिया है, जैसे कि माइक्रो जो सेक्टर जो आपकी इंडस्ट्री होती थी उसमें ओल्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट होती थी 25 लाख। अब न्यू कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? 1 करोड़। मतलब कि पहले जो है 25 लाख रुपए की जिनकी कैपिटल होती थी उससे ऊपर की उस उतने तक की जो वो कंपनीज होती थी या इंडस्ट्री होती थी उनको माइक्रो इंडस्ट्री कहा जाता था। लेकिन अब वो क्या उसको बढ़ा दी गई है लिमिट। अब 1 करोड़ तक की जो आपकी कोई इंडस्ट्री है तो उसको जो है वो माइक्रो इंडस्ट्री कहा जाएगा। स्मॉल स्केल में भी ऐसे उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। ओल्ड कैपिटल वो थी 5 करोड़ रुपीज़, अब उसको बढ़ाकर 10 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया कि मतलब 10 करोड़ तक की अगर आपकी कैपिटल है तो आप स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री में आओगे। और आपकी अगर आपकी जो 10 करोड़ थी जो पहले उसको 50 करोड़ कर दिया गया कि अगर आपकी 50 करोड़ तक की कैपिटल लगी है तो आप मीडियम सेक्टर की इंडस्ट्री में आओगे, ठीक है। ऐसी टर्नओवर का भी चेंज कर दिया है कि अगर आपकी पहले 10 लाख तक की टर्नओवर थी तब आप माइक्रो इंडस्ट्री में आते थे, अब उसको 5 करोड़ कर दिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ऐसे आपके जो है डेफिनेशन को चेंज किया गया। फिर जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन एक ऑनलाइन और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर निकाला है ताकि जो रजिस्ट्रेशन है वो एमएसएमईज की आराम से सिंपल तरीके से हो सके। फिर एक चैंपियंस पोर्टल को भी जो है वो लॉन्च किया गया। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था, आई थिंक सितंबर में ही हमने इसके बारे में पढ़ा था कि एमएसएमई सेक्टर्स को जो है हैंड होल्ड करने के लिए कि उनकी जो ग्रीवेंसेज हैं, जो उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है पूरी उनकी बिजनेस लाइफ साइकिल के टाइम पर, खासकर जब कोविड के टाइम पर उनको सबसे ज़्यादा सफ़र किया है एमएसएमई सेक्टर ने। तो चैंपियंस पोर्टल उनको जो है वो एक तरह से हेल्प करने के लिए एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम बनाया गया है। फिर नेशनल SC/ST हब। तो अब हमारा आपको पता है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है जिसमें कि है कि आपको 20 जो हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या फिर जो सेंट्रल PSUs होते हैं उनको कहा गया है कि आपको 25% अपनी एनुअल जो आप प्रोक्योरमेंट करते हो वो आपको MSME से करना है। और उसके अंदर भी जो है आपको जो है 4% प्रोक्योरमेंट जो है वो SC/ST जो द्वारा जो MSMEs हैं उनसे आपको प्रोक्योरमेंट करना है। तो उसके लिए भी एक हब लॉन्च किया गया है ताकि यहाँ से डायरेक्टली जो हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या PSUs हैं वो नेशनल SC/ST हब के थ्रू ही जो है वो प्रोक्योरमेंट कर सके, ठीक है। फिर एक सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड भी बनाया गया है कि जिसमें इक्विटी फाइनेंसिंग 50,000 करोड़ तक की जो है MSME सेक्टर्स को वो मिल सकती है। अगर उनको कोई फंड की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इक्विटी की रिक्वायरमेंट है तो इस फंड से वो ले सकते हैं, ठीक है। फिर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी तो आपको बताया ही मैंने अभी, ठीक है, कि आपके सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कहा गया कि 25% तक जो है आपको अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट्स गुड्स और सर्विसेज की MSME से ही जो है वो पूरी करनी है। जिसमें 4% जो है वो MSMEs होनी चाहिए जो कि SC/ST पॉपुलेशन के जो है लोग वो चलाते हैं, और 3% MSMEs एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए जो जिनके ओनरशिप जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में है। फिर एक एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर भी बनाए गए हैं बहुत सारे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी MSME से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हमारी जो इंडस्ट्री को वो यहीं से मिल जाती है। अब हम इसके थ्रू, इन सेंटर्स के थ्रू हम हैंड होल्ड करके उनको जो है एंटरप्रेन्योरियल लीडर्स बनाना चाहते हैं। इसीलिए जो है ये एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं जगह जगह पर, ठीक है, ताकि यहाँ पर आकर अपने वो एक तरह से जितनी भी उनको इन्फॉर्मेशन या हेल्प चाहिए वो यहाँ से आकर ले सकते हैं, ठीक है। So now let us see this topic in English.
National Small Industry Day. So recently, India has celebrated and the annual National Small Industry Day on August 30th. So since the year 2000, when we introduced a comprehensive policy package for the small scale industry, we have been celebrating this day because the Ministry of Small Scale Industries, they decided in that year that this particular day must be celebrated as National uh, Small Industry Day from now on, and since then we are celebrating this particular day. So the role of small industry in India is very big. Like you can see that there are almost 6.3 crore MSMEs in the country. Their export potential is huge. Almost 45% of India's exports are done by the MSMEs. That's why the government has taken several steps, and they have mentioned it here that what kind of steps they have taken for the development of MSME in India. So first of all, they have revised the definition, like I've provided a table here. The earlier definition was that the old capital requirement was 25 lakh. So up to 25 lakh capital, you were qualified as a micro industry. Now the new capital is 1 crore rupees. So they are giving you more opportunities. So they are giving you more avenues for development, so you can increase your capital and still be eligible for micro industry benefits. Similarly, for small and medium industries, the old capital as well as old turnover has been increased. So why they have increased it? Because the government is providing them with avenues so that they can increase their capital as well as their turnover. So now the next one is Udyam registration. To simplify the procedure of filing of MSME registration, they have introduced this Udyam registration. The Champions portal has been introduced to handhold the MSMEs so that they through this portal they can get their grievances redressed, and they will be given support so that they can throughout this business cycle, so that they can grow without much difficulty. There is also a national SCST hub, because you know that there is a public procurement policy order which was released in 2018, which mandates our central government departments as well as PSUs to mandatorily procure 25% of their goods and services requirements annually from the MSMEs. Okay, so in that 25% category, 4% is mandated from all those MSMEs which are run by the SCST population. So for that particular requirement, National SCST hub has been formed so that these central departments can procure the products from this SCST, National SCST hub. There is also a Self-Reliant India Fund, which facilitates of financing of almost 50,000 crore in the MSME sector. So in case if an MSME requires funds to get listed in stock exchange, or for that matter any other business growth, they can tap this resource of 50,000 crore and they can get the benefits in their equity financing. There is also procurement policy order, like we have discussed, that all central ministries as well as government departments and CPSCs, the central public sector enterprises, they are required to procure 25% of their annual requirements of goods and services from the MSMEs. And there's a requirement that 4% of such MSMEs must be owned by SCST and 3% of them must be owned by women entrepreneurs. Where there is also a provision that enterprise development centers have been established across the country, so that a network of such centers can be established and we can help the MSMEs and their entrepreneurs to grow beyond their current growth. And that's why it will basically build a network of entrepreneurial leaders across the country. Hand holding support will be provided to them, and they will be provided support through their entire business cycle for them to tap the benefit of the government as well as the market. Okay, so now let us see the next topic, which is विवाद से विश्वास एक्ट. तो सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस जो है, उन्होंने जो सेक्शन 3 ऑफ विवाद से विश्वास एक्ट के अंदर जो आप पेंडिंग आपकी जो अमाउंट है पेबल है, जो वो आपको पे करनी होती है, उसकी जो ड्यू डेट है उसको जो है वो आगे एक्सटेंड कर दिया है. तो उस ड्यू डेट को जो है वो एक्सटेंड करके अब 31 अगस्त तक कर दिया गया है.
ठीक है। अब होता क्या है, विवाद से विश्वास एक्ट किस लिए बना लेके आया गया था? आपको पता होगा कि मार्च में इस साल लेके आया गया है इस एक्ट को। ये एक मैकेनिज़्म देता है कि जो आपके टैक्स डिस्प्यूट्स हैं, अगर आपके साथ आपका डिस्प्यूट किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोई टैक्स डिस्प्यूट है, तो उसको आप रेज़ोल्यूशन कैसे किया जाए? गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा वो केस चलें, कोई ट्रिब्यूनल्स में केस चलें। तो अगर छोटे लेवल पर कोई जो है प्रॉब्लम चल रही है, टैक्स डिस्प्यूट है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, तो आप विवाद से विश्वास एक्ट के अंदर जो है वो उस टैक्स का पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स को जो है वो रेजोल्यूशन ले सकते हो। अब इसमें अपेलेंट कौन होता है? ठीक है, एक इनकम टैक्स अथॉरिटी या फिर पर्सन या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अपेलेंट कोई भी हो सकता है, चाहे इनकम टैक्स अथॉरिटी ने आपके ऊपर ट्रिब्यूनल में केस किया हो या फिर आपने ट्रिब्यूनल में इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर केस किया हो। ठीक है, जिन्होंने अपील डाली हुई है बेसिकली किसी भी अपेलेट फोरम में, वो इसमें अपेलेंट हो जाते हैं। फिर रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कहता है कि जिसमें अपेलेंट जो है ने अगर कोई डिस्प्यूट के खिलाफ जो है जो है वो केस किया हुआ है या अपील डाली हुई है, तो उस डिस्प्यूट को का रेजोल्यूशन करने के लिए जो भी आपके जो आप मेथड्स यूज़ करोगे उसको हम रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो एक रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बना के दे रहा है ताकि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं आपके इनकम टैक्स अथॉरिटी और जो आपके कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई एंटरप्राइज भी हो सकता है या फिर कोई ग्रुप भी हो सकता है, उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं इस एक्ट के थ्रू उसको जो है वो रिजॉल्व किया जाएगा। अब सेक्शन 3 जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी अमाउंट डिसाइड हुई है कि हाँ आपने आपस में जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया है इस रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू, जो आपको उसके तहत जो आपको अमाउंट पे करनी है वो आपको सेक्शन 3 के अंदर ही जो है वो एक फॉर्म के थ्रू आपको अमाउंट पे करनी होती है। तो उसकी जो तारीख है उसको बढ़ाकर जो है 31 अगस्त 2021 कर दिया गया है। ठीक है, अब कैसे मैटर्स इसमें रिजॉल्व किए जाते हैं? जब एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो आपकी जैसे जो है समझ लो आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटी है, ठीक है, या कोई और अथॉरिटी भी हो सकती है जो भी टैक्स रिलेटेड अथॉरिटी है, अगर वो आपके साथ इस विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर एक्ट के अंदर जो है वो आपके साथ जो है वो सेटलमेंट कर लेती है, तो जो आपके जो भी ट्रिब्यूनल्स में या अपील्स फाइल की हुई हैं वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाती हैं ऑफ कोर्स। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है तो आपको जो है खुद जाकर जो है वो अपील को विड्रॉ करना पड़ेगा, और अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी है तो उनको भी जो है वो खुद जाकर विड्रॉ करना पड़ेगा। अमाउंट पेबल जो है वो अपेलेंट जो है वो खुद डिसाइड करता है ऑफ कोर्स विद अथॉरिटी, और जो भी पेमेंट ऑफ टैक्स है, जो भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, पेनल्टी है या फ़ी है, उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि कितनी अमाउंट आप पे करोगे इनकम टैक्स अथॉरिटी को या फिर जो भी टैक्स अथॉरिटी है। जब डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है उसके बाद जो है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, अब जहाँ पर भी ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आ रहा है, अब इसको सोच रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोई भी CBDT CBIC कोई भी हो सकता है, वो आपके ऊपर दोबारा कभी कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी जो है वो उस डिस्प्यूट से रिलेटेड आपके ऊपर जो है वो नहीं लगा सकते क्योंकि वो मैटर रिजॉल्व हो गया है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। विवाद से विश्वास एक्ट, सो द सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस दे हैव एक्सटेंडेड द date under section 3 of this Vivad se Vishwas Act. So this act was introduced this act was introduced in March 2021 via bill in the parliament. It was passed by the parliament, and this has become an act now. So this act basically aims to resolve the pending tax disputes which are related to income tax as well as the corporation tax. So you will have to remember that it is not just confined to income tax, but it also pertains to corporation tax. So companies can also get their tax disputes resolved via this Vivad se Vishwas Act, and an appellant will be any person, either the company or an individual or even the income tax authority, whomsoever who has approached the any appellate forum, that person would be that authority or that person would be labeled as appellant. So a resolution mechanism is being provided through this act so that the tax dispute can be resolved, and once the amount payable to the tax authority has been decided via this resolution mechanism, they will have to pay that amount, and under section 3 of this Vivad se Vishwas Act, the amount payable is paid through this section 3. A form will have to be submitted and the payment will be made through this section 3 of the Vivad se Vishwas Act. Okay, so now they have extended the date for amount to be paid as tax, or the amount, whatever amount that is decided to resolve that dispute, that can be paid by the time of 31st August 2021. So how the tax matters are, or how the matters are resolved? So generally,
Once this dispute has been resolved, the appeals pending before the income tax appellate tribunals as well as the commissioner or of appeals, they are deemed to have been withdrawn. But in case the matter has reached Supreme Court or High Court, then they will have to manually or they will have to withdraw the appeal or the petition. Okay, so in case the income tax department has reached the High Court or Supreme Court, they will have to withdraw the petition or appeal. In case the individual or a company has approached the court against the income tax authorities, then they will have to manually withdraw the appeal or petition against the authorities or the income tax authorities. Okay, the amount payable is decided by the resolution mechanism, so it depends upon many factors such as how much amount of tax had to be paid, or if there was any interest or penalty or fee. So basically a lot of uh, uh, a lot of fees or a lot of factors go into the deciding of this amount payable by the appellant for the resolution of disputes. So once a dispute is resolved, the designating authority cannot levy interest or penalty in relation to that dispute, because of course that dispute is resolved now. So no, this authority, the designated authority in that case is income tax authorities or any other tax authority. They cannot reimpose any interest or penalty upon that individual or that company with respect to that particular dispute. ओके, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डिमासस. डिमासस एक असम में जो है दीमा हसाओ हिल डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक रीजन है. वहाँ पर जो है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी जो है उन्होंने अटैक किया है. तो दिमासा जो है वो एक अर्लीस्ट ट्राइब है, या आप इसको ये कह सकते हो अर्लीस्ट लोग हैं जो कि असम बेस्ड हैं, और ये असम के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं. अर्लियर रूलर्स थे ये और सेटलर्स थे, और ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में दीमा हसाओ, करबी आंगलोंग, कचार, होजाई, नागांव डिस्ट्रिक्ट, ऐसे जो साउथ सदर्न असम और इवन नागालैंड वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं. तो ये एक स्ट्रगल है इनका, और ये उसके लिए उन्होंने अटैक किया है. तो अभी जो है दिमासास जो हैं उन्होंने अटैक किया है. एक उसमें 5 ट्रकर्स मारे गए हैं. तो अब ये देखते हैं कि ये दिमासास कौन थे. ठीक है, तो ये अर्लीस्ट नोन रूलर्स थे, और ये असम को सेटल हुए थे सबसे पहले. जब होम रूल आना था उससे पहले से ही जो है वो दिमासा किंग होते थे वहाँ पर, कामारूपा किंगडम के. ठीक है, 13 से 16 सेंचुरीज के आसपास के बीच में जो है इनका रूल होता था साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा के वाले रीजन में. और इनकी कैपिटल कौन सी होती थी? दीमापुर, जो अब की नागालैंड में है, एक मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ नागालैंड है वहाँ पर. और फिर उसके बाद जो है माईबांग जो है कि नॉर्थ कचार हिल्स जो कि असम में, वहाँ पर इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर ली थी. अब दीमा हसाओ जो है ये इस रीजन में जो मिलिटेंसी है जो दिमासास की, ये बहुत पहले से चल रही है, खासकर कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट्स में. और जो है ये एरियाज जो है ऑलरेडी जो है वो 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, बट इनकी जो है ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की डिमांड है. और जो है ये तब से जो है उसके लिए वायलेंस जो है वो वहाँ पर होता रहा है, और उसको जो है वो दोबारा से हमको देखने को मिला जब जो है 5 ट्रकर्स को जो है वो मार दिया गया एक मिलिटेंट अटैक में. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. दिमासास. सो रिसेंटली अ मिलिटेंट अटैक हैज़ लेफ्ट 5 ट्रकर्स डेड इन असम्स दीमा हसाओ हिल डिस्ट्रिक्ट, एंड the intelligence inputs are suggesting that this Dimasa National Liberation Army was behind this attack. And who are these Dimasas? So we have to look at that. So they were the earliest known rulers and settlers of Assam. They now live in Dima Hasao, Karbi Anglong, Kachar, Hojai and Nagaon districts of central and southern Assam, as well as parts of Nagaland. They were ruling this area prior to a home rule, prior to a home kingdom. There was this Dimasa kingdom, which was the Kamarupa kingdom actually. They were ruling the southern bank, the area of southern bank of Brahmaputra between the 13th and 16th centuries. The earliest known capital of Dimasas was Dimapur. Okay, so now this city is in Nagaland. Later on, they shifted their capital to Maibang, which is in North Kachar Hills, that is in Assam now. So they have been the history of militancy in Dima Hasao is pretty old. It peaked in mid 1990s because they were demanding a separate state. They were demanding greater political autonomy and decentralized governance. Of course, they are already protected under 6th schedule of the constitution, but they are demanding a separate state.
ओके, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इनविट्स एंड REITs। अब ये क्या होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो नीति आयोग ने बोला है कि जो आप गवर्नमेंट जो है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को टैक्स ब्रेक्स देने चाहिए, ताकि वो ये इन जो ट्रस्ट्स हैं ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो हमने अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले उसमें इन्वेस्ट कर सकें, ताकि उनको एक तरह से वो अट्रैक्ट हो सके नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इनविट्स कौन होते हैं? इनविट्स एक तरह से आप सोच लो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है अपने पूल कर लेते हैं फंड्स को, जो उनके पास पैसा है, और उसको इन्वेस्ट किस में करते हैं? जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, उसमें वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने सोचो क्या किया, गवर्नमेंट ने एक पुल बना दिया, ठीक है, उसके ऊपर टोल लगेगा, तो ये इनविट्स क्या देखेंगे कि हाँ ये इस पे टोल लगेगा, इस पे इनकम आती रहेगी, तो ऐसा करते हैं गवर्नमेंट ने जो समझ लो 100 करोड़ रुपए खर्च किया उस पुल को बनाने में, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट से वो 100 करोड़ में जो है एक तरह से लीज पे ले लेंगे, या इवन जो है अगर खरीदना चाहते तो खरीद भी सकते हैं। ठीक है, तो 100 करोड़ रुपए खरीद लेंगे, और क्या इनको दिख गया कि इस पे जो है एक रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट है ये, वहाँ से इनको इनकम आती रहेगी, तो जो है फ़ायदा होएगा इनको, तो इसलिए जो है उसके ऊपर जो है ये खरीद लेते हैं। गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या हुआ? गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट बनाया उसके उनको 100 करोड़ वापस मिल गए, उस 100 करोड़ से वो कहीं और प्रोजेक्ट बना लेंगे, तो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इनविट्स जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर जो है रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, फिर उससे क्या होता है, जो भी टोल कलेक्शन हो रही है जितने भी टाइम की, समझ लो 100 करोड़ की उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो आने लगा लो 10 साल बाद या 15 साल बाद उनको 150 करोड़ रुपये की टोटल इनकम हो जाएगी टोल कलेक्शन से। ठीक है, तो उससे क्या है कि सबका फ़ायदा हो गया, गवर्नमेंट को उसी टाइम पैसा मिल गया 100 करोड़, इनको 100 करोड़ की बजाय 150 करोड़ रुपए मिल गया टोल कलेक्शन से। ठीक है, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट है। अब इसमें स्ट्रक्चर होता है पूरा, ठीक है, कि जो इन्वेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन होता है? जो कि जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देखने के लिए कि हाँ जो इन्वेट्स ने जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है वो सही से चल भी रही है कि नहीं चल रही, कहीं कोई लॉस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर स्पॉन्सर्स कौन होते हैं? जिन्होंने जो है प्रमोट किया है इस इन्वेट को, ठीक है, जिन्होंने कहा, जो आइडिया लेके आए थे कि हाँ हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट बनाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाना चाहिए, और जो कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा, तो उसके लिए जो है वो स्पॉन्सर्स होते हैं कि जो कि प्रमोट करते हैं उस कंपनी को, जो बनाते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को। फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन होते हैं? जो पूरी उस इन्वेस्टमेंट की जो भी असेट्स क्रिएट हो रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं उसकी जो है सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि वो अब मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करके, समझ लो पूरी टोल कलेक्शन वगैरह सारा कुछ वही देखेंगे उसको। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट जो जितनी की हैं 100 करोड़ का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो कितना मैक्सिमम उससे रिटर्न मिल सकता है, ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर देखेंगे। फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो होगा, वो एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो 4 तरह के लोग हो गए। ट्रस्टी जो कि देख रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो आपने जो इन्वेस्ट किया है वो परफॉर्म कैसा कर रही है। स्पॉन्सर्स कौन है? जिन्होंने आइडिया लेके आए थे कि हमको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, जो प्रमोट किया है जिन्होंने कंपनी को। इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन है? जो सारा का सारा सुपरविजन देख रहे हैं कि असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स की जो हमने खरीदी हैं, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो कैसी चल रही है। प्रोजेक्ट मैनेजर है वो पर्सन जो डायरेक्टली एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर रहा है उस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो वो ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर का ही एक तरह से एक सीनियर हो गया, वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि देख रहा है पूरा एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट को। तो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कौन होते हैं? ठीक है, ये भी एक तरह से म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, लेकिन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में क्या फ़र्क होता है? ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं रियल एस्टेट वाले, ये ऐसे प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें से रेगुलर रिटर्न्स मिलेगा। समझ लो कोई ऑफिस बिल्डिंग बहुत बड़ी किसी कंपनी ने बनाई ऑफिस बिल्डिंग, तो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है उसको खरीद लेंगे। ठीक है, उसको ऑपरेट भी करेंगे, मैनेज भी करेंगे, ताकि जो है उससे रेंट आता रहेगा इनको। ठीक है, एक ऑफिस बिल्डिंग है उसमें बहुत बड़ी एक पॉश लोकेशन पे, उससे इनको रेंट आता जा रहा है एक बहुत लंबे टाइम के लिए, या तो इन्होंने लीज पे ले लिया या फिर उसको खरीद लिया। ठीक है, फिर जो है उससे उनको रेगुलर इनकम मिलेगी। वही सेम एग्जांपल आप यूज़ कर लो जो मैंने आपको पहले पुल का एग्जांपल दिया था, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें आप ऑफिस बिल्डिंग का कोई एग्जांपल ले लो या मॉल ले लो जैसे कोई, ठीक है, होटल भी का भी एग्जांपल ले सकते हो। तो ये उससे जो है वो इनकम अर्न करते हैं, रेगुलर रिटर्न्स मिलता है। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट जिन्होंने पूल की है अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, उन सबको रेगुलर रिटर्न मिलता रहता है, और एट द एंड ऑफ द टाइम अगर उनको लगता है तो उसको बेच सकते हैं वो, और सारा उनका पैसा भी वापस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से म्यूचुअल फंड की तरह जो है वो वर्क करता है। अब सेबी की कुछ रेगुलेशंस हैं इन इसके लिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए। एक तो कहा है उनको कि आपको
आपको जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर लिस्ट होना ज़रूरी है, आपको आईपीओ निकालना ज़रूरी है, ताकि आप मनी को रेज़ कर सको, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, 4-5 लोग या बड़े-बड़े लोग जो हैं, वही जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना लेंगे और जो अपनी मनी को पूल करेंगे, उसके अंदर जो है फिर रेगुलेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। 3 टियर स्ट्रक्चर है इसके अंदर, स्पॉन्सर, फंड मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टी। वो सिमिलर सा वैसा ही है, ठीक है? इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है ऑफ कोर्स, बट वो भी इसी का पार्ट होता है फंड मैनेजमेंट कंपनी का ही, ठीक है? अब इसके अंदर भी 3 टियर स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने ऊपर में देखा था, ठीक है? इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी इसके अंदर जो है वो सेबी ने डिसाइड कर लिया है कि 50,000 तक के जो है वो मतलब आप जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो एक पर्सन जो पूल कर रहे हैं ना रिसोर्सेज, तो उसके अंदर बहुत सारे जो है वो इंडिविजुअल्स ने अपने पैसा डाला होगा, तो मिनिमम आपको 50,000 रुपये जो है वो डालना ही पड़ेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट एक REIT में जो है वो 50,000 है, ठीक है? इससे पहले जो है वो बहुत बड़ी थी, 2 लाख रुपये तक की थी, उसको सेबी ने फिर जो है वो कम कर दिया था, ताकि जो है ज़्यादा इन्वेस्टर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है? सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, InvITs and REITs. So recently the Niti Aayog has recommended to the government that in order to make national monetization pipeline a success, the government should give tax benefits or tax breaks to attract retail investors who are involved in infrastructure investment trusts as well as real estate investment trust. So what are these two trusts? So like I've given you an example when I was telling about you about these particular trusts in Hindi. So just imagine that the government has constructed a flyover or a bridge, a major bridge or a tunnel, that is any infrastructure project. So let's say it costs 100 crore rupees. So what these InvITs will do, they will pool their resources. So let's say 1,000 people pool their resources, and they will either lease that particular infrastructure project or they will buy that project. Okay, so what will happen now, that the government had invested 100 crore rupees and the government was to impose a toll on that particular project, and it would have been generate income for the government. Okay, but for that the government would take almost 10 years or 15 years for the government to fully reclaim their investments or fully earn their investments back. Okay, so what these InvITs will do, they will pay 100 crore rupees to the government because they have invested that much money, or let's say 105 crore rupees to the government. Let's say 5 crore profit will be added to them. But now this InvITs will be able to manage that entire project, that bridge or that flyover or that any tunnel or any infrastructure that I was taking an example earlier. So now they will own that, they can operate it, they will manage it, and they will generate revenue from it. Okay, so it will give a steady source of income to the investors, and they have the option to sell that particular asset or that infrastructure project any day as and when they want. Okay, so this InvITs are managed by 4 particular leaders or 4 individuals or maybe organizations or groups. So in the case of trustee, so trustee is the person who has the overall responsibility of inspecting the performance of this particular InvIT. Okay, so that trustee, because that trustee is certified by the SEBI, this person will see that how this InvIT is performing, and if there is any maladministration or if there is any corruption in the management of this InvIT, this trustee will oversee it. Okay, so sponsors would be all those people who introduced the idea or who promoted the company which has set up this InvIT. Okay, so let's say 5 people. Okay, the 5 people who set up the company to buy that particular infrastructure project, and they went through and the entire regulatory procedure to establish this InvIT, they will be known as the sponsors. Okay, so investment manager would be the person or the group which will be supervising the assets and investments of that particular InvIT. Okay, so in case like I was giving you an example, so this investment manager will oversee how this bridge is being maintained, how it is being operated, how the toll collection is working. All this will be done by the investment manager. Okay, so the project manager will be the person who will be actually executing that particular project. Okay, so it will be a part of this investment manager, or they will be of course separate, but they will work in actual coordination with each other.
So the next one is real estate investment trusts. So they are also similar to this infrastructure investment trust, but the difference is that they invest the pooled resources in income generating properties for regular returns. So let's say they will invest in a mall or a hotel or an office building, which will be generating them rental income, or which will also be regular, which will be a regular return for them. So works much like a mutual fund, like this Invit was also working like a mutual fund. So these real estate investment trusts are similar to that infrastructure investment trusts. Okay, so there are SEBI regulations that these real estate investment trusts will have to be listed on stock exchanges, and they will have to introduce themselves through an initial public offer, okay, to raise money. A tier structure has been envisaged for this real estate investment trusts, like the one we have seen in infrastructure investment trusts. And there is an investment criteria also, that minimum investment must be at least 50,000 for 200 units. Okay, so earlier this minimum investment limit was 2 lakh rupees, but the SEBI thought that it was too high, so they wanted investor participation. That's why they have decreased the minimum investment requirement to 50,000 rupees. Okay, so now let us see the next topic, which is लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम. तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने अभी जो गांधीनगर में लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें प्रेग्नेंट विमेन जो है 7,000 प्रेग्नेंट विमेन को आइडेंटिफाई किया है, और उनको हर महीने 15 न्यूट्रिशियस लड्डू जो है वो फ्री में ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे कुछ एनजीओ द्वारा, जब तक उनका चाइल्ड बर्थ नहीं होता है. ठीक है, अब इसमें गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं है, जो एनजीओ हैं वही जो है वो इनको लड्डू प्रोवाइड करेंगे, वही इसका खर्चा उठाएंगे. और जो है वो विमेन को न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए होती है उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ठीक है, तो वो डाइट जो है वो उनको लड्डू के थ्रू जो है वो दी जाएगी. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम. सो यूनियन होम मिनिस्टर Shri Amit Shah has launched this particular scheme, a Laddu distribution scheme, and it is basically a pilot scheme. The government is testing the waters if it can be launched nationwide or on a large scale. So around 7,000 expecting women in Gandhinagar have been identified, and the NGOs will provide them 15 nutritious laddus each, and there will be no expenditure by the government, because these NGOs will be taking care of these pregnant women, and they will be provided 15 nutritious laddus each month till the birth of their child, because the women need nutritious diet when they are pregnant. That's why this nutritious laddu will be provided to them throughout this period of time per month. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.